हाँ तो प्रिय मित्रों, रीट भर्ती परीक्षा में कुछ ही समय शेष बचा है, तो उनका महत्वपूर्ण टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। इनसे संबंधित केपलर का नियम भी इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा। पहले तो आपको ध्यान देना है प्रिय मित्रों, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न में कभी भी न्यूमेरिकल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल प्रश्न बहुत कम आते हैं, नेग्लिजिबल आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले फैक्ट में। पहला जो फैक्ट है वो है केपलर का नियम। प्रिय मित्रों ध्यान रखें, केपलर ने अपने नियम को 3 भागों में विभाजित किया था, नियम फर्स्ट, नियम सेकंड और नियम थर्ड। और यह जो फॉर्मूला है वो नियम थर्ड पे आधारित है। तो पहला फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला यह कहता है, यानी इसका नियम पहला यह कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दिग्वर्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है, सूर्य कक्षा के एक फोकस पर होता है। यह पहला यह कह रहा है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है और सूर्य इनके फोकस में रहता है। पहला नियम बताता है फोकस के बारे में। दूसरा नियम क्या बताएगा? दूसरा नियम प्रिय मित्रों, यहाँ यदि वर्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है तो सूर्य से समान समय में समान जो है वो क्षेत्रफल पार करेगा। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम प्रिय मित्रों यहाँ पे कहता है कि केपलर का नियम यह कहता है कि किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के तृतीय घात के समानुपाती होता है। यानी परिक्रमण काल का वर्ग जो होता है वो ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के क्या होता है? तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर यह संबंध आता है। तो यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं तो भी सही माना जाता है। यानी k बराबर 1 क्या है? नियतांक है, और t बराबर ग्रह का आवर्तकाल है, और r बराबर हम कह सकते हैं ग्रह की सूर्य से दूरी है। तो यह पहला फॉर्मूला केपलर का नियम आपका क्या होता है? यहीं पे क्लोज होता है और यह फॉर्मूला पूछा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है। प्रिय मित्रों देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए यह कोई हमारे पास पृथ्वी है और यह इसका कोई पिंड है, यह कोई कण है। अब क्या होता है, इसका द्रव्यमान माने m2 और पृथ्वी का द्रव्यमान माने m1, इनके बीच की दूरी है r। तो यह कहता है कि दोनों जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा। यानी इसका और इसका द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा, और जो इनके बीच में दूरी है इनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। फिर यहाँ पर यदि हमें कहे सदिश रूप क्या होता है? प्रिय मित्रों यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सदिश रूप यहाँ पे ध्यान रखना, -Gm1m2 बट्टा आर स्क्वायर, और ये आर केप होता है। यह माइनस यह दर्शाता है इस बल की प्रगति है वो आकर्षणात्मक है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो यहाँ पर इनके जो हैं बल के आकर्षण की जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके मान में कमी आती है। और गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या है? आकर्षणात्मक है। और जी का जब हम मान निकालते हैं तो इसका मान सीधा याद रखना 6.67 गुणा, अब यहाँ पे हम कहें इसका क्या आएगा? देखिए प्रिय मित्रों, जी का मान पूछा है, ये आर इधर चला जाता है तो f गुणा आर स्क्वायर, और ये जी वाली वैल्यू नीचे आ जाती है m1 m2, तो हम निकाल सकते हैं f बल का मान न्यूटन होता है, आर का मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड में यहाँ पे m द्रव्यमान है किलोग्राम, किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर होगा, इसका मान होगा 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा किलोग्राम स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताया गया है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है प्रिय मित्रों? जी बराबर होता है यहाँ पे जो है जी बराबर होता है Gme बट्टा आर स्क्वायर। तो ध्यान रखें दो कंडीशन यहाँ आ गई, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो किसी पिंड के द्रव्यमान पर और समय पर निर्भर नहीं करता है। यदि कोई वस्तु पृथ्वी में नीचे की तरफ आ रही है तो उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। me है पृथ्वी का द्रव्यमान, ध्यान रखें me क्या है प्रिय मित्रों? पृथ्वी का द्रव्यमान है। फिर यहाँ पे देखिए प्लाइन वेग और कक्षीय वेग में संबंध, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट फॉर्मूले से प्रश्न उठाए जाते हैं। प्लाइन वेग को कहा जाता है ve और कक्षीय वेग को v0। तो हम कह सकते हैं प्लाइन वेग का मान कक्षीय वेग का √2 गुणा होता है, यह √2 गुणा होता है। यह ध्यान रखें ve बराबर √2 v0, यह प्लाइन वेग है इस प्रकार।
अब हमें पता है प्लाइन वेग का मान प्रिय मित्रों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो हमें कहिए कक्षीय वेग का मान कितना होगा। तो यहाँ पे v0 यह फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पर हमें इसका मान पूछा गया है 11.2, तो मैं √2 लिख दूंगा डिवाइड में v0। √2 का मान हम जानते हैं 1.4 आता है। इसको सोल्व करने पर आपको यदि डायरेक्ट यह भी याद रह जाए 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो बिल्कुल सही है। प्लाइन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, जबकि कक्षीय वेग का मान होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह संबंध बहुत बार एग्जाम में आता है। फिर यह जो प्रश्न है फॉर्मूले बेस से डायरेक्ट बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है और उसकी त्रिज्या r है, घनत्व d है, तो गुरुत्वीय त्वरण g में क्या संबंध होगा। तो g में होता है 4/3 पाई r gd होता है। क्या होता है प्रिय मित्रों, 4/3 पाई r gd होता है। फिर नेक्स्ट आता है प्लाइन वेग। तो इनमें भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं कि प्लाइन वेग का मान यह है, द्रव्यमान का मान इतना गुना कर दे, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी कर दे। तो ये फॉर्मूले हमारे बहुत काम आते हैं। तो यह फॉर्मूले भी आप ध्यान रखें प्रिय मित्रों। ध्यान रखें me का मतलब है पृथ्वी का द्रव्यमान, re है पृथ्वी की त्रिज्या। तो प्लाइन वेग का मान जब इनको सोल्व करते हैं तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आता है। और g है गुरुत्वीय त्वरण, ve है प्लाइन वेग। ऊंचाई पर यदि हमें पूछा जाए कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन आएगा, तब ये फॉर्मूले हमारे बहुत काम आते हैं। ऊंचाई पे जाने पर क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना जी डैश पे जाने पर यह फॉर्मूला हमारे फिट बैठेगा, यानी यह गहराई x बराबर है गहराई का मान। ध्यान रखें प्रिय मित्रों, जब भी हम ऊंचाई और गहराई पे जाएंगे g के मान में कमी आएगा और पृथ्वी के विषुवतीय तल पर विषुवतीय रेखा पर g का मान सबसे अधिक होता है। यह भी क्या होगा, ये ए होगा। यह सेकंड ग्रेड 2010 में यानी जो 11 की भर्ती हुई उसमें सीधा प्रश्न आया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, किसी पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह के निकट वर्ताकार कक्षा में घूम रही कृत्रिम उपग्रह का कक्षीय वेग v है। पृथ्वी की ऊंचाई h बराबर r/2 पर परिक्रमा करते हुए उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होगा। तो यहां पर होगा हमारे पास में विकल्प में v √3/2। फिर है पृथ्वी का प्लाइन वेग ve के 3 गुने वेग v3ve से फेंके गए प्रेक्षीय वेग में अनंत पर कितना वेग अवशेष रह जाएगा। तो यहाँ विकल्प में हमारे पास में जो है वो सह विकल्प सही होगा। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के तल से कितनी ऊंचाई पर g का मान तल का 1/4 रह जाता है। के तल का मान 1/4 रह जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प में होगा पृथ्वी की त्रिज्या की ऊंचाई के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर प्लाइन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प में है, जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जी का मान जो सबसे अधिक होगा वो होगा पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर होगा। नेक्स्ट है, दो द्रव्यमान के बीच की दूरी को दुगुना करने पर द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा प्रिय मित्रों, यदि दो द्रव्यमान के बीच की दूरी को दुगुना करने पर द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान हो जाएगा चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, केपलर के तृतीय नियमानुसार किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वेग होता है। यहाँ पर विकल्प में जो अभी हमने फॉर्मूले में बताया था, तो यहाँ पे हो जाता है r⁻³ के अनुक्रमानुपाती। किसी तारे के पारित ग्रह का मार्ग दिखाई देता है। तो यहाँ पर 14वें यानी किसी तारे के पारित ग्रह का मार्ग होता है वो होता है दिग्वर्तीय। फिर नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार बताइए प्रिय मित्रों, शून्य होता है या अनंत होता है या पृथ्वी की सतह के समान होता है या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार हो जाता है शून्य हो जाता है। पर पृथ्वी के तल से अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है। क्यों लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी से क्या होता है प्रिय मित्रों, कम होता है। तो ये थे न्यू कॉन्सेप्ट।